पिछले 10 साल में हमने रोहित वेमुला खो दिया, डेल्टा मेघवाल खो दिया, पायल तडवी खो दिया, SC ST OBC के IIT IIM सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 15,000 बच्चे को ड्रॉप आउट कर दिया गया। अभी अभी कानपुर में एक विकास मीना खो दिया। ये तो वो खबरें हैं जो हमारे पास जानकारी है। उसके बाद पिछले 10 साल में हमने डॉक्टर रितु की नौकरी जाते हुए देखी, लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया, अशोक दास पत्रकारिता की जोखिम लेखनकार दलित दस्तक चला रहे हैं, सुमित दबिक चला रहा है, मीना कोटवाल ने नौकरी गंवाई, द मुकनायक चला रही हैं, मैंने टेलीविज़न की अच्छी नौकरी छोड़ के नेशनल दस्तक चला रहा हूं। और ऐसे हजारों लाखों बहुजन समाज के युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। मुकेश मोहन हो, सूरज बौद्ध हो, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूं, ऐसे लोग जिनके पास न कोई नौकरी है न पैसा है, अच्छा करियर था और सब ने बाई चॉइस चुना कि हम समाज की आवाज़ बनेंगे। जिस समाज के पास मीडिया नहीं है, जो बाबा साहेब ने 4 अखबार शुरू किए थे, मानवर साहब ने अखबार शुरू किए थे, जगदेव बाबू ने शुरू किए थे, उसके आधार पर समाज के लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि इस देश के तमाम मनुवादी पार्टियों के पास, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों के पास अपना टीवी अखबार है। तो 10 साल में हमने ये खो दिया। उमर खालिद जेल में है, मिरान हैदर जेल में है, शर्जील इमाम जेल में है, किसान सड़कों पर रहे। लेकिन सोचिए, मैं बहुत गंभीर कहने वाला और हो सकता है कि आज से आप हमें देखना बंद कर दें, लेकिन मैंने तय किया है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहना नहीं छोड़ूंगा। जो सच है वो आपको बताऊंगा। अगर मैंने आज आपको गुमराह किया तो मैं इतिहास में दोषी कहलाऊंगा। कांग्रेस पिछले 60 साल से एक पार्टी थी जिसको हैंगओवर था, सत्ता का हैंगओवर था। नेहरू पहले उसके प्रधानमंत्री हुए, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, बीच बीच में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे लोग भी आए। जब मनमोहन सिंह जैसे लोग आए, UPA 1 का काम देखिए, बहुजनों OBC को रिजर्वेशन मिला, उसमें लालू यादव, रामविलास पासवान, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे मंत्री थे, अच्छा काम हुआ समाज के लिए। लेकिन 60 साल की हैंगओवर वाली कांग्रेस खत्म हो गई। आज कांग्रेस 42 सीटों पर है। 60 साल वाली कांग्रेस खत्म हो गई, आज 42 सीटों पर है। अभी भी कई राज्यों में सरकार है और उसने 3 राज्य अभी हाल में गंवाए हैं, एक जीता है तेलंगाना। तो सोचिए, जिस कांग्रेस का इस देश पर राज चलता था, जिसने 60 साल राज किया, वो सत्ता से बाहर हो गए। सत्ता से बाहर किसने किया? सत्ता से बाहर किया लालू यादव ने, सत्ता से बाहर किया मुलायम सिंह यादव ने, सत्ता से बाहर किया कर्पूरी ठाकुर ने, सत्ता से बाहर किया लोहिया ने, सत्ता से बाहर किया चौधरी चरण सिंह ने, सत्ता से बाहर किया जगदेव प्रसाद ने। लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर लोहिया ने अपने भतीजे को नेता बनाया होता, अपने चाचा भतीजे को, अगर बच्चा नहीं था तो किसी और को बना सकते थे घर परिवार से, तो आपको मुलायम सिंह यादव नहीं मिलते। अगर मान्यवर साहब ने संघर्ष न किया होता तो आपको मायावती न मिलती। सोनेलाल पटेल ने संघर्ष किया, जगदेव बाबू ने संघर्ष किया, रामस्वरूप वर्मा ने संघर्ष किया, तब जाकर कांग्रेस खत्म हुई। और सोचिए, चौधरी चरण सिंह ने रामविलास पासवान, शरद यादव, नीतीश कुमार को मौका दिया, तब ये लोग नेता बने। ताऊ देवीलाल, ये तमाम लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े नेता बनाए। लेकिन आज सोचिए, आज की मैं बात बता रहा हूं, बीजेपी आज पूरे देश पर राज कर रही है। 2 बार उसकी अब तीसरी बार वो सत्ता में है, चौथी बार सत्ता में आ सकती है। बीजेपी को बनाया किसने? 3 लोगों ने। आडवाणी ने बनाया, वो तो निसंतान नहीं है, उनकी बेटी थी, लेकिन वो राजनीति में कहीं नहीं है, आडवाणी भी कहीं नहीं है। मुरली मनोहर जोशी, उनके भी बच्चे होंगे ऑब्वियस, आज राजनीति में नहीं है। वाजपेयी के बच्चे नहीं थे, रिश्तेदार तो थे, वो भी राजनीति में नहीं है। बीजेपी क्या करती है? RSS जो आइडियोलॉजी है उससे पके हुए लोगों को चुनती है। वो कोई यादव हो सकता है, कोई आदिवासी हो सकता है, यहां तक कि मुसलमान को भी मौका देती है। नकवी है, उसके बाद शाहनवाज हुसैन है, जो RSS की भट्टी से निकले हैं, जो आइडियोलॉजी की भट्टी से निकले हैं। आप जिसको दलित, बीजेपी के जिस नेता को दलित, पिछड़ा, आदिवासी मानते हैं, वो RSS की भट्टी से निकले हैं।
लेकिन आज सूर्या जैसे नेता उसके पास, तो आरएसएस के पास बैक बेंच है, सेकेंड लीडरशिप है, और 3 लोगों की पार्टी, 3 सीटों पर जीतने वाली पार्टी आज देश पर राज कर रही, क्योंकि उसके नेताओं ने दिल बड़ा दिखाया और देश के हर राज्य में अपने नेता खड़ा किया, सामाजिक संगठनों से निकले, जो आरएसएस बजरंग दल से निकले लोगों को मौका दिया। लेकिन हमारी पार्टियों का क्या हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब मैं आता हूं हमारी पार्टियों पर। सपा के पास, बसपा के पास, आरजेडी के पास, जेडीयू के पास और डीएमके के पास क्या कोई सेकेंड लीडर वाली बेंचशिप है? आप बताइए मुझे। है? डीएमके से शुरू करता हूं। करुणानिधि ने पार्टी बनाई, कलगनार के विचारधारा को लेकर, परियार की विचारधारा को लेकर डीएमके ने पार्टी बनाई, अपने ही बेटा को स्टालिन को बढ़ाया, अब उदयनिधि स्टालिन है। चलिए, वहां कम से कम बहुजन आंदोलन तो चल रहा है, पेरियार का आंदोलन तो चल रहा है। स्टालिन ने ओबीसी को नीट में रिजर्वेशन दिलाया, मनुवाद से कोसों दूर है। कम से कम स्टालिन का कोई सलाहकार मनुवादी नहीं है, इसलिए तमिलनाडु में वो अच्छा कर रही है। उसके बाद भी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है अभी भी, जबकि वो बैक टू बैक सत्ता में भी आती है, उसके बाद भी गठबंधन में है। अब आपको ले चलते हैं बिहार। बिहार में क्या हुआ? नीतीश कुमार की पार्टी में सेकेंड लीडरशिप कौन है, मुझे बताइए। उनके सलाहकार कौन है? वही मनुवादी लोग हैं। नीतीश कुमार खत्म, जेडीयू खत्म। अब ले चलते हैं आपको झारखंड। भले हेमंत सोरेन के दादा की हत्या हुई थी, शिबू सोरेन जेल गए, आज हेमंत सोरेन राज कर रहे हैं, लेकिन उनका सलाहकार कौन है? सारे के सारे सवर्ण लोग। नतीजा क्या होगा? देर सवेर हेमंत सोरेन जेल जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी सेकेंड लीडरशिप की पार्टी नहीं है। किसी का नाम जानते हैं? दलित, पिछड़े, आदिवासी का नहीं जानते हैं। वहां उन्होंने कई युवाओं को मौका नहीं दिया, सुदेश महतो को मौका नहीं दिया, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। कितना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इन लोग के अंदर, ये सेकेंड लीडरशिप पैदा नहीं होने देते हैं। इनके पिताजी ने संघर्षों से पार्टी बनाई, ये सत्ता में आ गए, अब ये सेकेंड लीडरशिप बनने नहीं देंगे, पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाएंगे। नतीजा क्या होगा? बहुजन समाज के युवाओं से कहता हूं, ऐसी पार्टी जहां आपको सत्ता में हिस्सेदारी न मिले, आपके लिए कोई मौका नहीं, वहां से निकलिए। अब आता हूं आरजेडी पर। जनता दल से टूटकर आरजेडी बना। लालू यादव ने तमाम संघर्ष किए, शानदार काम किया। आज भी उनके कामों की वजह से आरजेडी को वोट मिल रहा है। अब आरजेडी में सेकेंड लीडरशिप कौन है? लालू जी के 2 बच्चे, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। सोशल जस्टिस पर इनकी राय हम सब जानते हैं। अरे नौकरी, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने भी काम किया था, मायावती जी ने बहुत काम किया था। वोट मिल गया क्या? वोट मिलता है आइडियोलॉजी से। सोचिए आरजेडी में आज चंद्रशेखर यादव के साथ क्या हो रहा है, फतेह बहादुर सिंह के साथ क्या हो रहा है, सतीश जैसे लोग हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो पता नहीं किसी का करियर बर्बाद हो जाए। लेकिन सेकेंड लीडरशिप है क्या? आप किसी बड़े नेता को जानते हैं तो बताइए। मैं बीजेपी में बता दूंगा, बिहार में बड़े नेता सम्राट चौधरी को मौका दे रहे हैं, नित्यानंद राय है, बड़ी डाइवर्सिटी रखी जाती है वहां। आरजेडी का सेकेंड लीडरशिप कौन? तो आरजेडी भी प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे चल रही है। अब उसमें नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो नया लोग क्या करेगा? मांझी जी ने अपनी पार्टी बनाई, रामविलास जी ने अपनी पार्टी बनाई, मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी बनाई, उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी है, क्योंकि वो नीतीश जी ने कभी उनको माना ही नहीं उत्तराधिकारी। उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए। तो बहुजन समाज के नेता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टी चलाते हैं। अब आते हैं देश के सबसे बड़ा राज्य यूपी। यूपी में मुलायम सिंह यादव को किसने मौका दिया? लोहिया जी ने। सोचिए, लालू यादव को भी किसने मौका दिया था? लालू यादव का टिकट कट रहा था। जयप्रकाश नारायण को जब पता चला तो उन्होंने तमाम सवर्ण नेताओं को डांटा, रविशंकर प्रसाद को डांटा कि उसका, वो तो युवा नेता है, तेज तरार, उसका टिकट क्यों काट रहे हो? सोचिए, अगर जयप्रकाश नारायण ने अपना परिवार, भाई भतीजा या अपनी जाति का नेता चुना होता तो आज लालू यादव सत्ता के फलक पर नहीं पहुंचते। समाजवादी पार्टी को लोहिया जी ने बनाया, मुलायम सिंह यादव को।
आज बताइए सपा में सेकेंड लीडरशिप कौन है? अखिलेश यादव हो गए। धर्मेंद्र यादव सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार, डर से बोल नहीं सकते हैं। नेशनल दस्तक मैं चला रहा हूं, नेशनल दस्तक की अगली जिम्मेदारी किसको दूंगा? अशोक दास चला रहे थे, फिर मैंने चलाया। मेरा बेटा थोड़ी नेशनल दस्तक चलाएगा, मेरी बेटी थोड़ी चलाएगी, उसे क्या पता। नेशनल दस्तक तो वही चलाएगा ना जो इससे जुड़ा हुआ है, या जो कोई नया टैलेंट आएगा जो मुझे लगेगा कि इसमें वो स्पार्क है, इसमें वो दम है। लेकिन मैं ये सोच लूं कि नहीं, कोई नया टैलेंट आया, नया दम आया तो शंभू कुमार सिंह का नाम खराब हो जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने डाइवर्सिटी अपनाया है। मुझे लगा कि शंभू कुमार सिंह जैसे हजारों पत्रकार होने चाहिए। आज नेशनल दस्तक से काम करके निकले लोग 4-4 मिलियन, 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर रखकर काम कर रहे हैं। जाट, गुर्जर, ओबीसी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, SC ST OBC, मुस्लिम समाज की महिलाएं, मैंने पूरा डाइवर्सिटी रखा। बस मुझे एक बात का अफसोस है कि ट्राइबल समाज के लोग अभी मुझे उतने ताकतवर कोई मेरे साथ काम नहीं कर रहा है जिसको मैं हुनर बताऊं, सिखाऊं और वो भी अपने फील्ड में काम करें। अनमोल प्रीतम, जिसके रिपोर्ट से आज कहां से निकला अनमोल प्रीतम? धर्मेंद्र कहां से निकले? अरुण कहां से निकले? तमाम बहुजन समाज के लोग। और मैं नेशनल दस्तक का अगला संपादक वो होगा जो विचारों से लैस होगा, जो विचारों से पका होगा। लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में यह बात नहीं है। अब आता है बीएसपी पर। मान्यवर साहब ने बीएसपी बनाई, उत्तराधिकारी मायावती जी को बनाया, वो डिजर्विंग थी, उन्होंने संघर्ष किया था। उसके बाद बीएसपी में सेकेंड लीडरशिप कौन? ये वो तमाम सवाल है जो पूछे जाने चाहिए। चलिए, मैं परिवारवाद नहीं कहता हूं। इस देश में सब लोग अपनी कंपनी में, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, सब अपने बेटा को हैंड ओवर करते हैं। कोई बात नहीं, आप अच्छी बात है। हम नहीं चाहते कि बहुजन समाज के जिनके माँ पिता दादाओं ने संघर्ष किया है उनके बच्चे भी संघर्ष करें। चलो, आपने पॉलिटिकल पार्टी दे दी, उनको अध्यक्ष बना दिया, मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। लेकिन सवाल है कि कम से कम मिलने जुलने की तो सलाहियत रखिए। नए लोग जिसमें दम है, स्पार्क है, उनको मौका तो दीजिए। अब कौन? बीजेपी को लीजिए। और इस देश में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, 10,000 करोड़ की पार्टी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे ज्यादा उसको मिलता है। लेकिन यूपी जैसे राज्य में बीजेपी के दल, बीजेपी में कितने गठबंधन हैं? निषाद जी हैं, ओपी राजभर हैं, अनुप्रिया पटेल है। क्या जरूरत है बीजेपी को? पता है उसे 3-3% वोट, 12% वोट होता है। आज भी कोई नया उभरता चेहरा आए, बीजेपी उसको भी साथ ले लेगी। बिहार में बीजेपी क्या कर रही है? मांझी जी उसके साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं, उसके बाद मुकेश सहनी जा सकते हैं, चिराग पासवान साथ हैं। 3-3% भी वोट लाएगा तो 12%। वो छोड़ दीजिए, कर्नाटक में बीजेपी हारी, अगले दिन देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस से जाकर गठबंधन किया प्रधानमंत्री ने। सोचिए, जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, सबसे बातचीत। वो छोड़िए, सवर्णों की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए। जो कांग्रेस बहुजन नेताओं से गठबंधन नहीं करती थी, उसकी जब हैसियत तय हुई तो आज आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस को बर्बाद करके आई, जो बीजेपी को लाने वाली पार्टी, जिसने कांग्रेस को बर्बाद किया, आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत हो रही है और 5 राज्यों में दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी में संजय सिंह जेल में भले हो, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, देश जानता है। बहुजन दलों में एक दल में सेकेंड लीडरशिप बताइए। ये लोग, मैं अंदर की खबर बता रहा हूं, ये लोग बहुजन आइडियोलॉजी से कोसों दूर हैं। इनकी पूरी जो मंडली है वो मनुवादी मंडली है, सवर्ण लॉबी है। इनकी इतनी समझ नहीं है, राजनीतिक समझ। गठबंधन तो दूर की चीज है, घमंड छोड़ना पड़ता है, सतह पर उतर के बात करना पड़ता है, सबको सम्मान देना पड़ता है। इनकी इतनी सामाजिक समझ नहीं है कि मुसलमानों का वोट लेना है तो उमर खालिद को टिकट दे, मिरान हैदर को टिकट दे, शर्जील इमाम को टिकट दे। अगर यही लोग बीजेपी के लिए जेल गए होते तो आज बीजेपी इनको टिकट देती। सोचिए, एक यूट्यूबर को टिकट पकड़ाया जाएगा। मनोज तिवारी कह रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री को पता है मनीष कश्यप के बारे में और वो चौड़ा होकर और वीडियो बना रहा है, इनकी कब्रें खोद रहा है। क्यों ना खोदेगा? उसके साथ सिस्टम खड़ा है।
टीवी अखबार जिसका ये लोग जाके जिस पर इंटरव्यू देते हैं, मायावती जी की सरकार थी, 4.5 साल तक टीवी अखबार बहुजन नेताओं के आगे पीछे करता है। एडवर्टीजमेंट लेना है, जमीन लेना है, चुनाव के 6 महीने बाद वो अपना असली रंग दिखाता है और इनकी कब्र खोद देता है। उसके बाद भी इनका उन्हीं पत्रकारों के साथ उठना बैठना। ये लोग इतना फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी मुसलमानों को टिकट न देकर ओबीसी, दलित पिछड़ों को, ओबीसी को और सवर्णों का टिकट बढ़ाती है, हम सवर्णों का टिकट काटकर एससी एसटी ओबीसी का टिकट बढ़ा दे। इतनी समझ नहीं है आपको। मैं फिर कह रहा हूं इस देश के मुसलमानों को, कब तक आप इन परिवारवादी और घमंडिया को वोट करोगे? तुम्हारे उमर खालिद पर बोला ये लोग, सरजिल इमाम पर बोला, मिरान हैदर पर बोला, खालिद सैफी पर बोला? नहीं बोलेंगे ये लोग भी धर्म की राजनीति में उतने ही हिस्सेदार हैं। इसलिए अपने ओवैसी को चुनो। ओवैसी कम से कम तुम्हारे मुद्दे पर बात तो करता है। इन लोगों को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन ये लोग मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, मिरान हैदर को टिकट नहीं देंगे। अरे बीजेपी तो आतंक के आरोपी साध्वी प्रज्ञा को भी टिकट देता है, जो उसकी आइडियोलॉजी पर काम करता है। न इनके पास सेकेंड लीडरशिप है, न इनके पास गठबंधन की सलाहियत है, इनके पास थिंक टैंक नहीं है। ये सब आरएसएस के स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। इससे अच्छा है तो बहुजन समाज के लोग आज कितनी तकलीफ में हैं। आज संविधान पर खतरा है, यही लोग बोलता है। आज सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। आज बहुजन समाज लाचार और बेबस है। जो लोग नौकरी में है उनके साथ जातिवाद हो रहा है। मेरे जैसा पत्रकार जो टेलीविजन की नौकरी छोड़कर सोशल मीडिया पर आया कि समाज के लोगों की बात करेंगे, समाज की पार्टी को दिखाएंगे, आज मैं इनकम टैक्स और ईडी की जांच झेल रहा हूं। रोज हजारों धमकियां आती हैं, फोन कॉल आते हैं, लेकिन इसलिए काम कर रहा हूं कि रोज हजारों फोन भी आते हैं कि मेरा जमीन कब्जा हो गया, मुझे मारा गया है, मेरी बच्ची के साथ बदसलूकी हुई है। लगता है कि क्या करूं। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। आप लोग के पास अब किसी पत्रकार के भरोसे नहीं रहिए। आप लोग फेसबुक ट्विटर चलाना सीखे। और हमारे नेता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश का एक भी बहुजन नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। ये लोग अपना ट्वीट नहीं लिखता है, उसके लिए आदमी रखे हुए हैं। इन लोगों के पास यूट्यूब चैनल नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास 2 यूट्यूब चैनल है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा ये लोग रैली नहीं कर सकता है, चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी आज भी जहां जाए कैमरा लेके जाते हैं। कैमरा जी भी कह देने से नहीं काम चलेगा। जब जमाना हेलीकॉप्टर का हो तो बैलगाड़ी से काम नहीं चलता है। सोशल मीडिया का जमाना इन लोग के पास नहीं है। और पैसा मत, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बीजेपी पर भी सवाल उठा रहा हूं। अगर बीजेपी में हैसियत है, नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि मेरे ताप से कोई नहीं बचेगा, क्यों? ईमानदारी के ताप से। भ्रष्टाचारी है हिम्मत तो हमारे जैसे यूट्यूबर की जांच मत कराओ। उमर खालिद, मिरान हैदर, उमर सैफी के जरा जेल में मत डालो। छोटे छोटे लोगों को जेल में डाल के क्या हासिल कर लोगे? है हैसियत तो राहुल, प्रियंका, रॉबर्ट बाडला, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू के नेताओं की जांच कराओ, तब मानेंगे कि तुम ईमानदार हो। ये सब लोग मिले बैठे हुए हैं। मुझे हमारी क्या तकलीफ है? हमारे बीजेपी ने जमीन खजोत लिया, हमारे पास तो जमीन भी नहीं है। आज बहुजन समाज के बच्चों को बेरोजगार बनाया जा रहा है, तलवार पकड़ाया जा रहा है, धार्मिक उन्माद में ठेला जा रहा है। 6800 सीटों के लिए 570 दिनों से लोग आंदोलन कर रहे हैं। कोई नेता निकलता है, कोई बोलता है? ये लोग अपने अपने ऐसगाह में बैठे हुए हैं। ये लोग अपने अपने आरामदायक घरों में बैठे हुए हैं। अरे राजनीति से ही तो जो भी मिला है आपको मिला है। अरे आपके बाप दादाओं को तो भी किसी ने राजनीति में मौका दिया था। आपने युवाओं के लिए दरवाजे बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए। जो युवा दिन भर सोशल मीडिया पर लिख रहा है, सड़कों पर संघर्ष करता है, हत्याएं होती है, लोग नौकरियां छोड़। लक्ष्मण यादव की नौकरी चली गई, क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए बोलता था। डॉक्टर रितु सिंह की नौकरी चली गई, क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए बोलती थी। रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए बोलता था। दिलीप मंडल की जान को खतरा है, क्यों? क्योंकि वो करवा समाज के लिए बोलते हैं। उमर खालिद सैफी क्यों जेल में है? मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, इन लोगों को वोट मत दो, ओवैसी को वोट दो। आज ओवैसी के साथ खड़ा रहोगे, कल वो गठबंधन करने के लिए उससे तमाम दल मजबूर होंगे। और सोचिए,
ये लोग न परिवारवाद छोड़ रहे हैं, ये लोग न बहुजन आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद ये लोग गठबंधन में चुनाव भी नहीं लड़ सकते। क्यों? जानते हैं इनको चंदा तो कोई कॉर्पोरेट देता नहीं है, ये लोग टिकट बेचता है, ये लोग ज्यादा टिकट, इसलिए इनको पता है कि चुनाव में नहीं जीतेंगे। ये 40 सीटें बिहार में, तो आरजेडी को और जेडीयू को 20-20 पर लड़ना है, जीते चाहे ना जीते, टिकट बेचेंगे। सपा बसपा को 80-80 पर लड़ना है, क्यों? टिकट बेचेंगे। मैं कह रहा हूं इन दलों से चुनाव लड़ने वाले को, अपना पैसा बर्बाद मत करो, और जो टिकट खरीद के चुनाव लड़ेगा, चाहे पार्टी फंड के नाम पर ही क्यों ना, वो बाद में क्या करेगा? आपके विकास का काम नहीं करेगा। वो जहां से लोन लेके आया है, जहां से कर्ज लेके आया है, कांग्रेस बीजेपी अपने टिकटार्थियों को पैसा, मैं मानता हूं इनके पास पैसा नहीं है, धन्ना से नहीं देते हैं, लेकिन अरे 2000 पर टिकट दो, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो खर्चा तो करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग इन दलों से टिकट लेंगे 2024 में, अरे लोग अकेले अकेले लड़े तो स्वाहा होगा, एक सीट नहीं जीत पाओगे। इससे अच्छा है बहुजन समाज के लोग। आप कहेंगे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सड़क का नेता चुनिए, नया नेता चुनिए, राजेंद्र पाल गौतम जैसा नेता चुनिए, चंद्रशेखर राय जैसा नेता चुनिए, डॉक्टर रितु जैसा नेता चुनिए, लक्ष्मण यादव जैसा नेता चुनिए, रावण जैसा नेता चुनिए। मायावती जी खुद लड़े तो उनको भी चुनिए, अखिलेश यादव भी लड़े तो चुनिए, नीतीश जी लड़े तो चुनिए, तेजस्वी लड़े तो चुनिए, लेकिन उन लोगों को मत। और आप लोगों को कह रहा हूं, जो लोग इन दलों से पैसा देकर टिकट लेंगे वो इस बार चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। चुनाव 40% वोट है बीजेपी के पास, और 10-12% गठबंधन करके भी वोट ला रही है। 55% वोट का खेल में है बीजेपी। आपका पैसा भी बर्बाद होगा। हम लोग क्यों इतना हक्कर पे, क्यों इतना दम लगा रहे थे? हमें पता है संविधान खतरे में है, बहुजन समाज के लोग सड़कों पर हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं सीने पर हाथ रख के बताएं, एक दिन सम्मान से नौकरी नहीं कर पाते हैं। अरे जो दलित पिछड़ा आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाता है उसके साथ क्या होता है? लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, बीजेपी में जो बहुजन है, आप इन लोगों को, मैं बीजेपी वाले बहुजनों से मिलता हूं, वो लोग कहते हैं हमारा समाज हमको साथ नहीं देता, हम तो आरएसएस के सिंबॉलिक चेहरे हैं। वो लोग कहता है ये बात कि हमारा समाज तो हमको वोट देता नहीं है, बैकाट नफरत करता है आरएसएस और बीजेपी के नाम पर। हमको तो आरएसएस और बीजेपी ने मुखौटा बना रखा है, हमें तो वोट मिलता नहीं है, हम तो मुखौटा है, आरएसएस ने जो दिया हमको दिया है, बीजेपी ने दिया है, तो हम क्यों करें समाज का काम? लेकिन आप लोग भी सुन लो, आज सपा बसपा आरजेडी जेडीयू है इसलिए तुम्हारी पूछ है। जिस दिन ये पार्टियां खत्म हो गई तुम्हारी पूछ नहीं रहेगी, लेकिन ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी। अब जब तक बहुजन समाज के नए युवाओं, इन पार्टियों से हम लोग की क्या गुजारिश? हम लोग अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। अरे जो सड़क पर संघर्ष कर रहा है, जो कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया था, मुलायम सिंह यादव तब नेता बने, लालू यादव तब नेता बने, कर्पूरी ठाकुर तब नेता बने, चौधरी चरण सिंह तब नेता बने। आप लोग नए लोगों को मौका नहीं दोगे, उसके बाद आप गठबंधन तक नहीं करने के लिए तैयार हो। अरे 60 साल राज करने वाली कांग्रेस धूल में मिल गई, वो गठबंधन कर रही है, आपकी क्या हैसियत है? और मैं फिर कह रहा हूं, ये सचमुच के घमंडी लोग हैं, ये सचमुच अनसिक्योर लोग हैं, और जो नए लोगों को मौका नहीं देना चाहते हैं। ठीक कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आरजेडी जेडीयू सपा बसपा में क्या मिलेगा? उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो रिजर्व है, डीएमके हो या तमाम बहुजन दल, उनका सीएम पीएम का पोस्ट रिजर्व है। हमारी पार्टी में आओ, हम मौका देंगे। वो आम आदमी पार्टी को देखिए, दिल्ली जीता, पंजाब जीत लिया, 5 राज्यों में कांग्रेस से गठबंधन करने जा रही है। हमारे वाले गठबंधन नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुजन समाज के लोगों, नेशनल दस्तक किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाता है। नेशनल दस्तक आप देखते हैं इसलिए चलता है, और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको आगाह करूं, आपको समझदार बनाऊं। रास्ता यही है। अगर बहुजन दल आपस में गठबंधन नहीं करते हैं इस बार, तो अपने अपने समाज के जो लड़ाके लोग हैं, जो आंदोलनकारी लोग हैं, उनको चुनिए। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे चंद्रशेखर राय हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे रतन लाल हो, रितु हो, लक्ष्मण यादव हो, दिलीप मंडल जैसे लोगों को चुनिए, जो समाज आंदोलन से निकलेगा। मान्यवर साहब आंदोलन से निकले थे, मायावती जी भी आंदोलन से निकली थी, मुलायम सिंह आंदोलन से निकले थे, शिबू सोरेन आंदोलन से निकले थे, करुणानिधि आंदोलन से निकले थे।
स्टालिन आंदोलन से निकला है। जो बहुजन आंदोलन की बात करेगा वही बहुजनों पर राज करेगा। और ये दल जब तक सेकेंड लीडरशिप नहीं लाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आज अगर ये गठबंधन नहीं करते हैं तो 2024 में इनका नामलेवा नहीं बचेगा। एक गांठ बांध लीजिए और हमारी आलोचना कर सकते हैं, करवा है, लेकिन यही सच है। आपके नेता जो सेकेंड जनरेशन लीडरशिप के नेता हैं वो बहुत इनसिक्योर हैं, वो बहुत डरपोक हैं, वो बहुत इनसिक्योर हैं। वो लोग आरामगाह से निकलना नहीं चाहते हैं और उनके जो बाप दादाओं ने मेहनत की है उसका फसल काट रहे हैं, और आपके बच्चों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। आप समाज के तौर पे आज आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, जो लोग नौकरी में है उनको जलील किया जा रहा है, हमारे बच्चे मजदूर बनाए जा रहे हैं, सारे जगह से, सारे सिस्टम से उनको बाहर किया जा रहा है, और ये लोग अपने घरों में बैठकर अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, क्योंकि ये घाय लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो समाज अपने सड़क का नेता नहीं चुनेगा उसका यही हश्र होगा। आप लोग तैयार रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।